In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, my dear student. I hope you all will be fine and enjoying good health. Me, Yasir Mahmood, your physics teacher. My dear student, in the previous lectures, we had discussed about the work done by the constant force. Then we had discussed about the work done by the variable force, जिसके अंदर हमने पाथ को छोटे छोटे स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया था और हमने सपोज कर लिया था हर एक स्मॉल इंटरवल्स के अंदर जो फोर्स है वो कांस्टेंट है और हमने हर एक स्मॉल इंटरवल का सेपरेटली वर्क डन कैलकुलेट किया था और इन द एंड तमाम इंटरवल्स के जो वर्क डन है उसको हमने ऐड कर लिया था जिससे हमने टोटल वर्क डन निकाल लिया और इन द एंड हमने एक फाइनल कंक्लूजन निकाली। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थी जिसमें हम ग्राफिकली वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में ग्राफ ड्रा किया और इसके ग्राफ के अंडर जो एरिया था वो कैलकुलेट किया जिसकी मदद से हम इजीली वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। काफ़ी दफ़ा बोर्ड के एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, किस तरह ये दो तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह आएगा वो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। ठीक है, नाउ कम टू अवर टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द ग्रेविटेशन फील्ड? द स्पेस अराउंड द अर्थ in which its gravitation force acts on a body is called gravitation field. जमीन के अराउंड वो रीजन जिसमें ग्रेविटेशन फोर्स फील की जा सके उसे ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड में जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो ग्रेविटेशन फोर्स उसके ऊपर वर्क करती है। अब ये वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है और ये वर्क नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अब वर्क पॉजिटिव कब होगा? जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशन फोर्स के अलोंग होगी तो वर्क पॉजिटिव होगा और जब डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट होगी तो वर्क नेगेटिव। नाउ अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से वर्क को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उस ऑब्जेक्ट को हम ए से बी, पॉइंट ए से बी तक उसको मूव करवा रहे हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा हम 3 डिफरेंट पाथ अडॉप्ट कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने। पहला पाथ तो ये है कि ए से बी तक डायरेक्ट चला जाए। दूसरा पाथ क्या है हमारे पास कि ए से डी पर जाए फिर डी से बी पर चला जाए। तीसरा पाथ क्या है ए से सी पर जाए फिर सी से बी पर चला जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों पाथ का सेपरेटली वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और इन द एंड हम देखेंगे कि आया ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वर्क हो रहा है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। ठीक है, पहला हम पाथ ले लेते हैं ए डी बी। ठीक है, वर्क डन अलोंग ए डी बी। पहले हम इस पाथ को डिस्कस करते हैं। हम क्या करेंगे, इस पाथ को हम फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम ए से डी के अलोंग वर्क निकाल लेंगे फिर डी से बी के अलोंग निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उन दोनों को ए से डी के अलोंग और डी से बी के अलोंग दोनों को हम ऐड कर देंगे और टोटल वर्क डन आ जाएगा। पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए से डी के अलोंग। ठीक है, अब हमें ये पता है कि वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स क्या है, याद रखें जब कोई भी बॉडी ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर होती है तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स होती है जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं वो उस बॉडी के वेट के इक्वल होती है। ठीक है, जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी हम ये पढ़ चुके, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होती है, W इज इक्वल टू mg, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। अब यहाँ पर हमारे पास डी क्या है, डिस्टेंस। अब एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखें, जब बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करती है तो वो डिस्टेंस कवर करती है, उसको हम डिस्टेंस से शो करते हैं। जब बॉडी वर्टिकली मूव करती है तो हम उसको हाइट से शो करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन को डिस्टेंस से और वर्टिकल मोशन को हाइट से। तो ये पॉइंट भी आपने इसके अंदर ध्यान में रखना है। ठीक है, पहले हम ले रहे हैं ए से डी तक, तो पॉइंट ए से डी तक बॉडी मूव कर रही है, वर्क कितना किया। अब यहाँ पर एफ की है हमारे पास mg और डी की है ए से डी तक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग वर्क डिस्टेंस कवर किया जा रहा है, उसको हमने यहाँ पर शो किया हुआ है x से। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, f आ गया, mg, डी क्या आ गया, x। अब थीटा क्या है, एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखें यहाँ पर जो हमारे पास f है ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये देख सकते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, और डिस्टेंस किस तरफ कवर हो रहा है, ए से डी तक, यानी कि ये हमारे पास ए से डी तक इस तरह। तो आप ये देखिए हमारे पास ये f और ये d, इनके दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पर एंगल पुट कर दिया cos 90। cos 90 क्या होता है, 0।
तो इसका मतलब हुआ ए से डी तक जो वर्क हुआ कितना हुआ, 0 हुआ। अब हम सेकंड में आ जाते हैं डी से बी तक, ठीक है। अब बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है, मैंने आपको बताया था वर्टिकली मूव करेगी तो डिस्टेंस क्या होगा, इसको हम एस से डिनोट कर लेंगे, हाइट से, ये डिनोट किया। अगेन एफ डी कॉस थीटा, एफ किया हमारे पास एम जी और हमारे पास डी किया एच, अब थीटा किया एंगल बिटवीन एफ एंड डी। अब देखिए एफ किया फोर्स विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी, और हाइट क्या डी से बी की तरफ जा रही है यानी कि अपवर्ड जा रही है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो वर्टिकली अपवर्ड है, और जो हमारे पास जो यहाँ पर फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स किस तरफ हो जाएगी, ये तो ये एक दूसरे क्या हो जाएगी, एंटी पैरेलल हो जाएंगे। एंटी पैरेलल में एंगल कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 180 डिग्री पुट किया, एम जी एच कॉस 180, एफ किया एम जी, डी किया एच, कॉस 180 कितना होता है -1, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की तो माइनस एम, ठीक है। तो इसका बेटा हमारे पास वर्क कैलकुलेट हो गया, ठीक है। पहले हमने पाथ ए बी से लिया, ए बी का कैलकुलेट किया, फिर हमने डी से बी तक कैलकुलेट किया, ठीक है। अब हम टोटल वर्क जब कैलकुलेट करेंगे हम क्या करेंगे, ए डी और डी बी इन दोनों के वर्क को हम क्या कर लेंगे, एड अप कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट ये डी बी है, ए डी नहीं है, ठीक है, इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये डी बी है, ठीक है। ये हमारे पास ए डी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियसली। अब एडी वर्क जो हमारे पास एडी आया था वो कितना आया था, जो हमने कैलकुलेट किया था अभी हमने एडी, वो हमारे पास कितना आया 0, ठीक है। और जो हमारे पास जो डीबी आया वो कितना आ गया हमारे पास माइनस एम जी एच। अब हम क्या करेंगे, एडी 0 और डीबी माइनस एम जी एच, तो टोटल वर्क कितना आ गया माइनस एम जी एच। तो ए डीबी का लॉन्ग वर्क कितना आ गया माइनस एम जी एच, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है पहला पाथ आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड पाथ ले लेते हैं ए सी बी, वर्क डन अलोंग द पाथ ए सी बी। अब इसको भी हम उसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे कि ए सी बी पाथ को अगेन दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। पहले हम पाथ ले लेंगे ए से सी, फिर सी से बी, ठीक है। पहले हम ए से सी कैलकुलेट कर लेंगे, वर्क डन अलोंग द ए सी, फिर हम सी से बी कैलकुलेट कर लेंगे, फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी बाय मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू सी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। नाउ अगेन वर्क डन हमारे पास क्या होता है एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पर एफ क्या फोर्स एम जी, ठीक है, और डी क्या डिस्टेंस। अब बॉडी वर्टिकली मूव कर रही है ए से सी तक, मैंने आपको पहले बताया था वर्टिकली मूव करेगी तो हम हाइट लेते हैं, उसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं। तो एफ के आगे एम जी, डी के आगे एच, एम जी एच, ठीक है। और एंगल क्या बनेगा, अगेन एफ और डी, एफ के है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, और डी क्या है ए से सी की तरफ, यानी कि हमारे पास वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड, और ए सी के दरमियान जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वर्टिकली अपवर्ड, तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, अगेन इनके दरमियान एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। तो cos 180 कितना होता है -1, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू ए से सी तक माइनस एम जी, ठीक है। नाउ अब हम सी से बी तक कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब सी से बी तक अगेन वही प्रोसेस, वर्क W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ कितना है एम जी, अब डी क्या है, अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो डी किसके इक्वल आएगा, ये एक्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, W की वैल्यू एम जी एक्स कॉस थीटा। अब एंगल क्या हो गया एफ और डी के दरमियान में, अगेन यहाँ पर एफ देख के वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है, और डिस्टेंस कवर हो रहा है सी से बी तक, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। तो सी से बी तक यानी कि इस तरफ यूं यूं हमारे पास जो है ये जा रहा है सी से बी तक, तो ये हमारे पास ये आ गया डिस्टेंस फ्रॉम ए टू, ये हमारे पास आ गया इसकी फोर्स एम जी, और ये डिस्टेंस आ गया सी से बी तक, ये हमारे पास। तो इनके दरमियान एंगल अगेन कितना बना 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 क्या होता है 0, ठीक है। तो ये हमारे पास ये देखिए एफ की वैल्यू एम जी, और जो हमारे पास डी आया सी से बी तक ये किसके इक्वल है एक्स के इक्वल। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना आ गया 90 डिग्री, cos 90 कितना हो गया 0, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, हमने ए से सी के अलॉन्ग भी वर्क कैलकुलेट कर लिया, फिर सी से बी के अलॉन्ग भी वर्क कैलकुलेट कर लिया। ए से सी के अलॉन्ग वर्क आया माइनस एम जी एच, और सी से बी के अलॉन्ग वर्क आया 0। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को एड अप कर लेंगे, ठीक है। ए से सी के दरमियान वर्क आया था माइनस एम जी एच, सी से बी के अलॉन्ग आया था 0, तो टोटल वर्क कितना आ गया ए सी बी में माइनस एम जी एच। आप देखिए ए डी बी का अलॉन्ग जो वर्क हुआ वो भी माइनस एम जी एच, ए सी बी का अलॉन्ग वर्क हुआ वो भी माइनस एम जी एच। अब हम तीसरा पाथ लेते हैं जो कि हमारे पास था ए बी कर्व पाथ। अब हम क्या करेंगे,
अब हम इस कर्व पाथ को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स के अंदर, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, हमने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर लिया, ठीक है। ये इसके जो हमारे पास एक ये इसका हॉरिजॉन्टल स्टेप, ये वर्टिकल स्टेप, ये हॉरिजॉन्टल स्टेप, ये वर्टिकल स्टेप, ये हॉरिजॉन्टल स्टेप, ये वर्टिकल स्टेप। अब आप देखें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप में जब हमने डिवाइड किया तो हॉरिजॉन्टली वर्क डन 0 होगा। उसकी रीजन क्या है, ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल स्टेप ये है, ठीक है, उसके ये है, और फोर्स किया हमारे पास डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह। तो एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल स्टेप और जो फोर्स के दरमियान जो हमारे पास जो एंगल बन जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। इसी वजह से cos 90 क्या होता है 0। जब भी हम कहते हैं कि जो वर्क डन होगा हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के अलोंग वो 0 होगा, ठीक है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने क्या किया, हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टेप्स के अंदर ए बी पाथ को डिवाइड कर लिया, और जो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स के अलोंग जो वर्क हुआ वो 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्क में हम अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। अगर हम यहाँ पर एंगल निकालेंगे एफ और डी के दरमियान में, एफ किया है एम जी, उसकी डायरेक्शन क्या थी वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारे पास डी का डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये हमारे पास डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, इस तरफ। तो ये हमारे पास एंगल कितना बना रहा है 90, cos 90 क्या होता है 0। तो इसका मतलब हुआ हॉरिजॉन्टली तो वर्क नहीं हो रहा, अब सिर्फ वर्टिकली वर्क होगा, ठीक है। अब वर्टिकली इसकी डायरेक्शन क्या है, ये अपवर्ड, ठीक है, वर्टिकली डायरेक्शन क्या जा रही है इसकी, अपवर्ड जा रही है, ठीक है। और फोर्स की डायरेक्शन क्या वर्टिकली डाउनवर्ड, और इन स्टेप्स की डायरेक्शन क्या वर्टिकली अपवर्ड। तो ये क्या हो गया एक दूसरे के, एक वर्टिकली डाउनवर्ड, एक वर्टिकली अपवर्ड, एक दूसरे क्या हो गया एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है। जब एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएगा तो एंगल कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये हम पहले कर चुके हैं, cos 180 क्या आ गया -1। अब यहाँ पर जो हमारे पास -mg, अब h की है हाइट, ये हाइट है। अब चूंकि अब यहाँ पर हाइट कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, तो पिछले केसेस के अंदर जो पाथ एडीबी या एसीबी तो उसका हाइट कांस्टेंट थी, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पर पाथ इरेगुलर है, इरेगुलर पाथ के अंदर जाहिर बात है हमारे पास जो हाइट होगी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो इसी वजह से हमने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। अब पहला जो वर्टिकल स्टेप है इसकी हाइट क्या है, हमारे पास h की जगह आ गया डेल्टा y1, ठीक है। दूसरा वर्टिकल स्टेप इसकी हाइट क्या आ गई डेल्टा y2, तीसरा ये इसकी हाइट क्या आ गई डेल्टा y3, फिर चौथा डेल्टा y4 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास nth क्या आ गया डेल्टा y n, ठीक है। ये हमने जो है h की जगह हाइट की जगह पुट कर, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले जो हमने जो दो पाथ लिए उसके अंदर हमारे पास जो पाथ था वो यूनिफॉर्म था, वेरिएबल नहीं था, इरेगुलर नहीं था, रेगुलर पाथ था। रेगुलर पाथ के अंदर हाइट कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर इरेगुलर पाथ हो उसके अंदर हाइट कांस्टेंट नहीं होती। तो इसी वजह से वहां पर हमने टोटल पाथ को हमने एस से डिनोट कर लिया था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इरेगुलर पाथ है, इसी वजह से हमने पाथ को छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर इंटरवल के अंदर डिवाइड कर लिया, ठीक है। जिस तरह हमने वर्क डन बाय द कांस्टेंट और वेरिएबल फोर्स में डिस्कस किया था, जब वेरिएबल फोर्स में भी यही पाथ बना था, इरेगुलर पाथ था, तो वहां पर भी हमने क्या किया था, हमने पाथ को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर भी ए से बी तक हमारे पास क्योंकि एक हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल पाथ है, यहाँ पर भी हमने इसको मुख्तलिफ समार इंटरवल में डिवाइड कर लिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर लिया। अब डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 इन सब को जब ऐड कर लेंगे किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल के इक्वल आ जाएगा। टोटल इसकी हाइट कितनी है h, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया टोटल हाइट, इसकी जगह आ गई h, तो कितना आ गया -mg, ठीक है। तो a से b के अलोंग वर्क कितना आ गया -mg, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इन तमाम वर्टिकल स्टेप्स को ऐड कर लिया, वही प्रोसेस रिपीट किया जो कि हमने वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स में किया था, ठीक है। हमने वही प्रोसेस रिपीट किया है कि छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर किया था हमने वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स के अंदर, फिर हमने हर एक इंटरवल के अलोंग वर्क निकाल लिया था, उन सबको ऐड कर लिया, टोटल वर्क आ गया था। यहाँ भी हमने ये किया, ठीक है। हमने क्या कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्टेप्स में डिवाइड कर लिया, और हमने देखा जो हॉरिजॉन्टल स्टेप्स उसके अलोंग वर्क की वैल्यू 0 थी, वर्क सिर्फ वर्टिकल स्टेप्स के अलोंग आ रहा था, तो हमने हर एक वर्टिकल स्टेप्स को, तमाम वर्टिकल स्टेप्स को ऐड कर लिया, और टोटल जो उनकी जो वर्टिकल स्टेप्स की जो हाइट थी उसको हमने प्रीवियस वीडियो में हमने देखा, उसको हमने एस से डिनोट कर, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल स्टेप, ये वर्टिकल स्टेप, तो ये हमने वैल्यू पुट की, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई -mg। तो आप देखिए जब हमने पाथ एडीबी की वर्क निकाला वो भी -mg है, फिर हमने एसीबी का निकाला वो भी -mg है, फिर हमने एबी का निकाला वो भी -mg। तो इसका मतलब है जब हम अगर हम ए से बी तक डायरेक्ट चले जाएं
ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर जब भी हमारे पास वर्क सेम है, अगर हम ए सी से होकर बी पर चले जाएं जब भी वर्क की वैल्यू सेम है, अगर हम पहले ए डी फिर बी पर चले जाएं फिर भी वर्क की वैल्यू सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो वर्क होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जिस मर्जी पाथ से चले जाएं वर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, सेम आती है। तो हम ये इन द एंड रिजल्ट दे सकते हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि बोर्ड में ये दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक तो सिंपल आ जाता है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड, दूसरा ये आ जाता है प्रूव दैट वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। ये जो रिजल्ट है ये प्रूव आ जाता है। ठीक है, दोनों केस के अंदर आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन जो मैंने आपको राइट फ्रॉम द स्टार्ट करवाया ये आपने सारा लिखना है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, सामने एक एक स्टेप आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह लिखना। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। अब हमारे पास कुछ हम इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो है एक दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास अब जो हमारे पास जो ग्रेविटेशन फील्ड होती है जहाँ पर पाथ के अंदर पाथ के ऊपर जो डिपेंड नहीं करती उसे हम कंजर्वेटिव फील्ड भी कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, द फील्ड इन विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो और द वर्क डन इन अ क्लोज पाथ इज जीरो, इसका कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है ना, ग्रेविटेशन फील्ड को जब भी हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है ये। ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड और ये डेफिनेशन भी आ सकती है, डिफाइन कंजर्वेटिव फील्ड द फील्ड इन विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, कि ऐसी फील्ड जिसके अंदर वर्क डन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स पाथ के ऊपर डिपेंड करती है। कि अगर हम क्या करते हैं, एक रफ सरफेस लेते हैं, उस रफ सरफेस के अंदर हम एक बॉडी को मूव करवाते हैं फ्रॉम द डिफरेंट पाथ, लेट्स सपोज ए से बी तक मूव करा रहे हैं, डिफरेंट पाथ अडॉप्ट कर रहे हैं, हर एक पाथ के ऊपर जो फ्रिक्शन इफेक्ट है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जब हम फ्रिक्शन फोर्स कंसीडर करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर तो वो कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो, क्योंकि हर एक पाथ के ऊपर फ्रिक्शन इफेक्ट वो डिफरेंट होता है रफ सरफेस के ऊपर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये माय डियर स्टूडेंट। कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो आप नोट कर लें उसको, हर पॉइंट को आप अच्छी तरह इसको पढ़ें, इसको देखें, कोई बात समझ नहीं है नोट कर लें। इंशाल्लाह इन द एंड जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा आप एक एक क्वेश्चन पूछे जो जो आपको समझ नहीं आई, तो इंशाल्लाह जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर की जाएगी। नाउ थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।